क्यों डाल दिया गया तिहाड़ जेल में? इसलिए डाला गया ताकि आंदोलन का नेतृत्व जो लोग शांतिपूर्ण और संवैधानिक ढंग से करना चाहते हैं, जब आप उनको हटा देते हैं तो खुद ब खुद प्रदर्शनों में अराजक और हिंसक तत्वों के लिए जगह बन जाती है। तो ऐसे कई लोग हैं। ये जो है ना, प्रोपेगेंडा और नामकरण की राजनीति हो रही है इस देश में। सीएमआई का डेटा आया है, देश में पिछले जून में 1,30,00,000 नौकरियां जा चुकी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा असर है और सरकार नौकरी के नाम पर लॉलीपॉप बांट रही है, और बांट रही है झूठे दिलासे इस तरीके के कि 4 साल नौकरी कीजिए, खपिए, उसके बाद आपका भविष्य क्या है वो सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी है। 4 साल मिलिट्री की ट्रेनिंग लीजिए और किसी भाजपा नेता के ऑफिस के बाहर दुनाली पकड़ के गार्ड की नौकरी करिए। सरकार का ये प्लान है, आपको मजदूर बना देना चाहती है। एक पढ़े लिखे युवक को एक ह्यूमन रिसोर्स छोड़कर वो सब तरीके से इस्तेमाल करना चाहती है। एक ऐसे ही व्यक्ति हैं जो बेरोजगारों की आवाज़ कई सालों से उठाते आ रहे हैं। मेरे साथ युवा हल्ला बोल के संस्थापक अनुपम हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका नेशनल दस्तक पर। अग्निवीर की चर्चा बंद हो गई है। अग्निवीर का जो आंदोलन था उसको हिंसा के नाम पर डिमीन करके उस थॉट को मार दिया गया। ना मीडिया उसके बारे में बात कर रही है और ना ही कोई, बहुत ही अनकंफर्टेबल हैं लोग उसके बारे में बात करने में। और मिलिट्री भी कह रही है कि हमें इस योजना की ज़रूरत है। तो ये बात कम क्यों हुई है और मिलिट्री का लॉजिक जो है वो कहाँ तक जायज़ है? नहीं, सबसे पहली बात तो ये जो लॉजिक जिसको हम मिलिट्री का लॉजिक कह रहे हैं वो दरअसल सरकार का तर्क है। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है हमारे देश में कि एक आंदोलन चला और उस आंदोलन की प्रतिक्रिया वर्दीधारी सेना के अधिकारियों से दिलवाई गई, उनको राजनीति का हिस्सा बनाया गया। पिछले कई वर्षों से इस देश में जो सत्ताधारी पार्टी है वो सेना के नाम पे, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे राजनीति करती आई है। लेकिन अग्निपथ के आंदोलन में हमने साफ साफ स्पष्ट देखा कि एक तरफ आंदोलन चल रहा है, एक योजना को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, कई तरह के संशय, कई तरह के कंसर्न्स हैं, और उन कंसर्न्स को एड्रेस भाजपा के प्रवक्ता नहीं कर रहे हैं, सरकार के मंत्री नहीं कर रहे हैं, भाजपा के नेता नहीं कर रहे हैं, सेना के अधिकारियों को सामने ला दिया गया। उनकी वर्दी की क्रेडिबिलिटी के पीछे छिपने की कोशिश हुई। ये बहुत ही गलत है हमारे लोकतंत्र के लिए। तो अगर आपको लगता है कि मिलिट्री के लोग समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो दिवंगत जनरल रावत हैं, जो सीडीएस थे हमारे, उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है टूर ऑफ ड्यूटी को लेकर। कोई भी व्यक्ति, आपका जो दर्शक है वो गूगल सर्च कर ले कि टूर ऑफ ड्यूटी पे सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने क्या कहा था। टूर ऑफ ड्यूटी को थोड़ा एक्सप्लेन करें। टूर ऑफ ड्यूटी दरअसल जो अग्निपथ है उसी का नाम पहले टूर ऑफ ड्यूटी होता था। तो मैंने टूर ऑफ ड्यूटी इसलिए कहा क्योंकि गूगल सर्च आप अग्निपथ के साथ करेंगे तो मिलेगा नहीं, टूर ऑफ ड्यूटी के साथ मिल जाएगा। अच्छा। इसी योजना को, इसी प्रस्ताव को टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से ये सरकार जो है चलाने की कोशिश कर रही थी पहले, जिसका नामकरण बाद में कर दिया। नामकरण करने की माहिर सरकार है, आप सबको पता है। नए नए नाम देना, जैसे कि अभी अमृतकाल चल रहा है, तरह तरह की चीज़ें हो गई हैं इस देश में। मतलब अमृतकाल को लेकर मैं वैसे अक्सर कहता हूँ, आपके सवाल से थोड़ा हट के ये बात है कि भाई आपके घर के सामने जल जमाव हो जाए, कीचड़ लग जाए और आप उसको डल झील बोलते रहिए, तो आप कभी भी उस कीचड़ को हटवाएंगे ही नहीं। उसी तरह देश का बेड़ा गर्क हो रहा है, नाम रख दीजिए अमृतकाल, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। उस कीचड़ में कमल खिल जाएगा अगर आप उसको डल झील मान के उसको कोई शिकायत ही किसी से नहीं करेंगे। तो ये जो है ना, प्रोपेगेंडा और नामकरण की राजनीति हो रही है इस देश में, और मिलिट्री ने सपोर्ट नहीं किया है। जितने लोग भी आर्म्ड फोर्सेस को समझते हैं इस देश में, आप देखिए ऐसे कई लोग जो लगभग सभी मुद्दों पे भाजपा के पक्ष में रहे हैं। आपके ध्यान में होगा कई ऐसे डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं जो दिन रात टीवी पे बैठ के भाजपा की नीतियों का बचाव करते आए हैं, वो आज विरोध कर रहे हैं अग्निपथ का। जी, वही डिफेंस एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि हमें अपनी मिलिट्री की एवरेज एज को घटाना है। एवरेज एज हमारी 32-33 तक जा रही है, हमें उसे 26-25 के आसपास लेके आना है। इसीलिए हमने ये योजना लेके आए हैं हम। ये देखिए, ये चिंता अगर इनको होती एवरेज एज कम करने की, तो सबसे पहले तो संसद में एवरेज एज कम करते ना। अच्छा। जिस देश का एवरेज एज 27-28 साल है, उस देश की संसद की एवरेज एज 57-58 साल है। अगर एवरेज एज एक चिंता है तो सबसे बड़ी चिंता संसद में है, सबसे बड़ा गैप वहाँ पे है।
57 ईयर्स के एवरेज एज वाले लोग भारत जैसे युवा देश के लिए नीति बना रहे हैं। समस्या तो यहाँ पे है। और आप एक ऐसी योजना ला रहे हैं जिसके जरिए 4 साल की नौकरी, उसके बाद सेवानिवृत्ति। इसका मतलब क्या हुआ समझिए आप। कहीं पे किसी भी संगठन में, किसी भी कंपनी में, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, टेक्निकली ट्रेनिंग का पीरियड भले 6 महीने का हो, 1 साल का हो, 1.5 साल का हो, लेकिन किसी व्यक्ति को तैयार करने में समय लगता है। सेना को भी किसी सैनिक को तैयार करने में, भले उसका नाम अग्निवीर रख दीजिए, समय लगता है 3 साल, 4 साल, 5 साल। ऐसा नहीं होता कि 1 साल में वो तैयार हो जाता है। अब सेना इन्वेस्ट कर सिपाही लेवल पर भी हर स्तर में। आप किसी कंपनी में ज्वाइन कर लीजिए ना, किसी एक नॉर्मल सेल्स टीम में ज्वाइन कर लीजिए। आपको ट्रेनिंग देते हैं ना, कुछ ओरिएंटेशन करते हैं ना, कुछ तैयारी करते हैं ना, आप फिर उनकी चिंता होती है ना कि इनके पीछे हमने इन्वेस्ट किया, समय लगा, ये छोड़ के ना चला जाए। दुनिया की हर संगठन ये काम सोचती है कि जिसके पीछे हमने कुछ संसाधन लगाया, समय लगाया, जिसको तराशा तैयार किया, वो हमको छोड़ के ना चला जाए, उससे कुछ रिटर्न मिले। मोदी जी की सरकार चाहती है कि सेना ट्रेनिंग दे, सेना तैयार करे, और जिनको तैयार करे वो सेवा किसकी करे? वो जाके अडानी के वेयर हाउस की सुरक्षा करे, वो अंबानी के रिफाइनरी की सुरक्षा करे, वो महिंद्रा के प्लांट्स की सुरक्षा करे। इसीलिए वो लोग देखिए आतुर होके, तत्पर होके बता रहे हैं कि आइए अग्निवीरों को हम नौकरी देंगे, अग्निवीरों को हम नौकरी देंगे। तो अगर युवाओं को इससे समस्या है, और जो कि हमने आंदोलन में देखा भी, तो वही युवा जब एयरफोर्स जब भर्ती निकालती है तो 58,960 एप्लीकेंट्स आते हैं भर्तियों के लिए। नहीं, ये सही बात है ना। आप 4 साल छोड़िए ना, आप 4 महीने का रख दीजिए ना, तो भी आवेदन आएगा। ये इनकी सफलता का प्रमाण नहीं है, ये इनकी विफलता का प्रमाण है कि देश में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है कि जो सेना में जाने का सपना देख रहे थे, जब आप उनके सपने को कुचल के 4 साल में रिटायरमेंट की बात कह रहे हैं, तो भी 7.5 लाख लोग अप्लाई कर दे रहे हैं। सवाल उनके ऊपर है। ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, जैसे उदाहरण के लिए देखिए, रेलवे आरआरबी की एनटीपीसी और ग्रुप डी में 2,42,00,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। अब सरकार चाहे तो ढिंढोरा पीटे कि देखिए हम कितनी बड़ी भर्ती निकाल रहे हैं जिसमें 2,42,00,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया। अरे भाई, ये प्रमाण है आपके देश में बेरोजगारी का। अब तो मान लीजिए कि देश में बेरोजगारी है। आप 4 साल छोड़िए, 4 महीने के लिए किसी को रख लीजिए, कहिए कि 4 महीने हम 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार रुपया 4 महीने तक देंगे। क्या इस देश में जाने वाले लोग नहीं हैं जो भूखे पेट सोने को मजबूर है, जो गरीबी रेखा से नीचे है? आप देखिए, अभी एक आंकड़ा आया था कि हमारे देश में अगर आप 25,000 रुपये से ज़्यादा मंथली इनकम रखते हैं तो आप देश के टॉप 10% में हैं। हैरत अंगेज़ आंकड़ा है ये। इसका मतलब देश की 90% आबादी जो है ना भाई, 25,000, 26,000, 30,000 कमा के आप सोचते होंगे कि आप गरीब हैं, आप टॉप 10% में हैं। ये जो 90% में लोग हैं, आप इनको अगर देंगे महीने के 30,000 रुपये 4 महीने के लिए, क्यों नहीं आवेदन करेंगे? ये कोई इनकी योजना की सफलता का प्रमाण थोड़े ना है, बेरोजगारी का प्रमाण है। ठीक है। ग्रामीण इलाकों से सबसे ज़्यादा आर्मी में भर्तियां होती हैं, और बीजेपी का कथित स्ट्रॉन्ग होल्ड भी ग्रामीण इलाके हैं, तो उसका पॉलिटिकल रेपरकशन क्या हो सकता है आपकी नज़र में? देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह की योजनाओं का पॉलिटिकल रिपरकशन होगा, बशर्ते कि पॉलिटिक्स करने वाले लोगों को क्रेडिबल ढंग से इस तरह के डिसकंटेंट को स्वर देना आता हो। खुद ब खुद नहीं हो जाता ना, हवा में नहीं होता, वैक्यूम में नहीं होता। ये सब डिसकंटेंट है, ये तो आपको इन प्रदर्शनों में दिख गया ना। कहाँ से आए वो लाखों करोड़ों युवा जो सरकार का विरोध कर रहे थे? तो हमारे देश के, हमारे बच्चे हैं ना जो विरोध कर रहे थे। लेकिन युवाओं को ये भी समझना पड़ेगा सर कि अगर आप विरोध करते हैं तो उसमें हिंसा कोई सल्यूशन नहीं है। हिंसा से तो और सरकार आपको डिमीन कर देगी। तो ये चीज़ तो समझाना आपकी जिम्मेदारी काफ़ी बड़ी है ना? और वो किस तरीके से आप करेंगे? क्योंकि हमने कल रात को, मैं आपको सुन रहा था ट्विटर स्पेस पे, तो कुछ एक और बड़े आंदोलन की भी बात हो रही है। तो ये दोनों चीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ मैं आपसे। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है कि देखिए, हिंसा करके तो आप सत्ता के खिलाफ किसी भी संघर्ष को नहीं जीत सकते, और इस बात को ज़्यादातर आंदोलनकारी अच्छे से समझते हैं, या वो छात्र जिनकी जेन्युइन मांग है किसी भी प्रदर्शन के जरिए, आंदोलन के जरिए, उनको ये पता होता है, वो हिंसा करते भी नहीं हैं। देखिए, इस तरह की हिंसा क्यों होती है और कब होती है? 2-3 परिस्थितियों में होती है, और ये बात आपके सभी दर्शकों को और हर किसी को समझना चाहिए। वो ये है कि जब सरकार शांतिपूर्ण प्रदर्शनों की तरफ पलट के देखे भी नहीं तो क्या होगा? हिंसा होगी ना। सरकार ने देखा, क्योंकि साल 1.5 साल जब किसान बॉर्डरों पे बैठे तो सरकार ने देखा, वापस लेना पड़ा।
तो उसी तरीके का अगर आप उदाहरण देता हूँ आपको, देखिए अर्धसैनिक बलों में नियुक्ति के लिए पिछले 2-2.5 साल से हज़ारों की संख्या में नौजवान हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, परीक्षा क्वालिफाई कर चुके हैं, मेडिकली क्वालिफाई हो चुके हैं, सिर्फ नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, नागपुर में प्रदर्शन किया, मार्च किया, सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई, कभी हिंसा नहीं किया, कभी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया, बिल्कुल रचनात्मक ढंग से अपनी बात कहने की कोशिश की। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो उनकी बात से असहमत हो सकता है, लेकिन सरकार का कोई ध्यान गया? अभी वो नागपुर से पैदल मार्च कर रहे हैं, 40 दिन से पैदल चल रहे हैं, दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, इस गर्मी में, इस बरसात में पैदल चलते आए हैं। सरकार ने ध्यान दिया? नहीं दिया ना। आप पहले तो किसी के धैर्य की परीक्षा लेते हैं, उसके बाद जब प्रदर्शन बड़ा होता है तो ये सरकार क्या करती है कि उन लोगों को सबसे पहले टारगेट करती है जो किसी भी आंदोलन को शांतिपूर्ण और संवैधानिक ढंग से नेतृत्व दे सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमको तिहाड़ जेल में डाला गया, आप जानते हैं क्यों डाला गया? मैंने कौन सी हिंसा की थी? मैंने कौन सी हिंसा भड़काई थी? मैंने किसी के लिए कोई उग्र शब्द का भी इस्तेमाल किया हो कभी भी? हम तो उस परंपरा से आते हैं, गांधी की परंपरा से आते हैं, जहाँ पे कि कोई हमारे पक्ष में भी अगर बात कर रहा हो, हमारे विरोधी की भी आलोचना कर रहा हो उग्र होकर, तो हम उसको शांत करते हैं। हमें क्यों डाल दिया गया तिहाड़ जेल में? इसलिए डाला गया ताकि आंदोलन का नेतृत्व जो लोग शांतिपूर्ण और संवैधानिक ढंग से करना चाहते हैं, जब आप उनको हटा देते हैं तो खुद ब खुद प्रदर्शनों में अराजक और हिंसक तत्वों के लिए जगह बन जाती है। ये सरकार चाहती है कि हिंसा हो, क्योंकि जब हिंसा होगी तो उनको वो लेजिटिमेसी मिलता है पुलिस क्रैकडाउन करने का, जो कि अग्निपथ के मामले में हुआ, बड़े पैमाने पे हुआ। अभी मैं पिछले 12-13 दिनों से बिहार के कई ज़िलों का मैंने दौरा किया, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कई ज़िलों के दौरे किए। हर ज़िले में लगभग एक ही कहानी है। पुलिस ने FIR किया है, 18, 19, 20 साल के बच्चों को जेल में डाला है, FIR पे ऐसे बच्चों को नामजद किया हुआ है, और अज्ञात के नाम से कईयों को FIR में लिखा हुआ है, और उस अज्ञात के नाम पे कईयों से प्रताड़ित किया जा रहा है। डर का माहौल बना दिया गया है, गांव-गांव में भय का माहौल बना दिया गया है। जो सालों से सेना भर्ती की तैयारी कर रहा था, उसके गार्जियन ये बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं कि हमारा बच्चा भी सेना की तैयारी करता था। इतना डर क्यों? इस डर के जरिए आप आंदोलन को शांत करना चाहेंगे? तो ऐसे तो देखिए, क्षणिक रूप से हो सकता है कि शांत दिख जाए, लेकिन ये शांति बहुत खतरनाक है इस ढंग से अगर आप शांत करेंगे तो। रेलवे वाले प्रदर्शन में हमने देखा कि जब हम लोगों ने मांग किया रेल मंत्री से, भारत सरकार से, तो अंततः सरकार को मांगे माननी पड़ी। उन्होंने माना मांगों को, लेकिन अग्निपथ के मामले में सरकार ने 1% भी कंसर्न्स को एड्रेस नहीं किया। क्या किया? एक तरफ प्रदर्शन हुए, दूसरी तरफ सेना के अधिकारियों को रख दिया। बाद में पुलिस को, उत्तर प्रदेश में पुलिस जा के बैठक और चौपाल कर रही है। आपकी क्या कुछ सेना के पूर्व अधिकारियों से भी बात हुई है सपोर्ट के लिए कि वो एड्रेस करें छात्रों को कि इसकी तरफ जाना चाहिए या नहीं? देखिए, और आपकी और किन किन लोगों से बात हो रही है, पॉलिटिकली, ये पॉलिटिकल जो भी? देखिए, सेना के कई अधिकारी हैं जो खुलकर बोल रहे हैं अग्निपथ के खिलाफ, पहले दिन से बोल रहे हैं, और हम लोग उनको देख रहे हैं बोलते हुए। ऐसे कई अधिकारियों के संपर्क में हम लोग हैं ही, उनके विचारों को हम जानते ही हैं, उनके विचारों को पूरा देश जानता है। वो सब चिंता जता रहे हैं कि ये सिर्फ युवा विरोधी नहीं है, ये अग्निपथ योजना, ये सेना विरोधी है, ये सेना को कमज़ोर कर सकता है, ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता कर सकता है, ये इस तरह की योजना है। तो ऐसे कई लोग हैं, और हर व्यक्ति जिसको सही में देश की चिंता है, हर व्यक्ति जिसको सही में हमारे नेशनल सिक्योरिटी की चिंता है, हर व्यक्ति जिसको सही में युवाओं के भविष्य की चिंता है, वो इस स्कीम के विरोध में है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत एकेडमिशियंस हैं, प्रोफेसर्स हैं, कई लोग हैं, देश के हर वर्ग के लोग हैं, कई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो इस बात को समझ रही हैं, कई एक्टिविस्ट हैं जो इस बात को समझ रहे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में खुद कई सांसद हैं जो इस बात को समझ रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं, आप देखिए। तो ऐसा नहीं है कि लोग नहीं समझ रहे, लोग समझ रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि एक आदमी को लगने लगा है कि उसी को सब कुछ पता है और किसी को कुछ पता ही नहीं है इस देश में। बाकी कोई भी अपने मन की बात नहीं कर सकता है, एक ही आदमी है इस देश में जो मन की बात करता है। बाकी कोई मन की बात करे तो उसको जेल में डाल देंगे। देखिए, इस स्कीम के साथ सबसे बड़ा कंसर्न जो सुनने को मिल रहा है कि 4 साल के बाद वो युवा बेरोज़गार होंगे। उन्होंने, क्योंकि हथियारों की और बैटल कॉम्बैट की उन्हें काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग मिली होगी, तो उन्हें मिलिटराइज़ करना बहुत आसान हो जाएगा। तो उस एंगल में क्या सोचते हैं आप? नहीं, देखिए, ये चिंता है कई लोगों की। सरकार उन्हें क्या कहते हैं, अपने मोटिव के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देगी। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, ये चिंता तो है, कई लोगों की ये चिंता है। मेरी जो ज़्यादा बड़ी चिंता है वो ये है कि इस योजना के ज़रिए असल में देश की जो बड़ी
जो जो कॉरपोरेट लॉबी है, जिनके पैसे से इस सत्ताधारी दल की राजनीति चल रही है, जिनका पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड में घूमता होगा, जिस दिन इलेक्टोरल बॉन्ड ट्रांसपेरेंट हो जाए तो सब समझ में आ जाएगा, उन लोगों की सेवा करने के लिए ये योजना बनाई गई है। मतलब देश में सबसे बढ़िया ट्रेनिंग किसी को सिक्योरिटी की कौन दे सकता है? आर्मी, इंडिया की मिलिट्री, उससे बढ़िया ट्रेनिंग तो कोई दे ही नहीं सकता है। तो आप भारतीय सेना का इस्तेमाल ट्रेन करने के लिए कर रहे हैं, और सर्विस किसको मिलेगी? वही लोग जो ट्वीट कर करके बोल रहे हैं कि हम नौकरी देने को तैयार हैं, हम नौकरी देने को तैयार हैं। भाई आपसे नौकरी मांग कौन रहा है? ये लोग तो जा रहे थे सेना में, इन्होंने क्वालिफाई किया सेना में सेवा करने का, देश की सेवा करने का। सब कह रहे हैं कि हम देंगे, कोई कहता है भाजपा के कार्यालय के बाहर नौकरी दे देंगे, कोई कंपनी वाला कहता है कि हम नौकरी दे देंगे, कोई राज्य सरकार कहती है कि हम पक्की नौकरी दे देंगे। लेकिन जिनको ज़रूरत है कि वो सेना में पक्की नौकरी मिले, वहीं पे सिर्फ नौकरी नहीं दे रहे हैं, तो सेना को ठेके पर रखने को ये लोग आमादा हो गए हैं। नेशनल सिक्योरिटी को कॉन्ट्रैक्ट पे रख दिया इन लोगों ने, इसका विरोध हम कैसे ना करें? अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि एक 21-22-23 साल का युवा रिटायर हो चुका है, आर्मी का एक्सपीरियंस है उसके पास अच्छा खासा पैसा भी है उसके पीएफ का, तो उसके लिए तो और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी ना। वो ना भी करे अडानी अंबानी के पास नौकरी, तो वो अपने ऊपर वो जो पैसा उसने कमाया उसको और इन्वेस्ट करके और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा। देखिए, किसी भी नीति का जब हम विश्लेषण करते हैं तो बिल्कुल इंडिविजुअल लेवल पे क्या हो रहा है और कलेक्टिवली उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है सोसाइटी पे, इन दोनों चीज़ों को समझना पड़ेगा। जब देश में व्यापक बेरोज़गारी हो और कोई बिल्कुल बेरोज़गार है, उसको 4 साल के लिए एक नौकरी मिली है और उसके बाद कुछ पैसे मिले हैं, तो उसके लिए तो अच्छा ही है, इसको कौन झुठला सकता है। लेकिन ये अगर एक एडिशनल स्कीम होती, सेना भर्ती जो चल रही थी वो चल रही होती, तो ये फायदेमंद होता। ये किस चीज़ की कीमत पे हो रहा है आप ये देखिए ना, किसकी कीमत? नॉर्मल भर्ती हो और तब साइड बाय साइड अग्निपथ भर्ती हो तो कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल भर्ती करिए, रिक्रूटमेंट करिए, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप इस तरह की कुछ भर्तियां भी करना चाहते हैं जो बहुत टाइम बाउंड है, जो 3 साल 4 साल के लिए है, तो उसको एक अलग नज़रिए से देखा जाएगा। आप पूरी भर्ती को रोक के सारी भर्ती इस ढंग से करेंगे और फिर कहेंगे कि जिसके पास पैसा आ रहा है, जिसको 4 साल सैलरी मिली है, तो उसको क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है, उसको कुछ तो मिला ना भाई, कुछ नहीं से कुछ बेहतर है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि उस पूरे स्कीम का आकलन हम उसके आधार पर करेंगे। स्कीम का आकलन तो इस आधार पर होगा कि कलेक्टिवली इस पॉलिसी का देश की सिक्योरिटी पे, देश की सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता हो रहा है, हमारी सेना में ऐसे लोग होंगे जो किसी भी वक्त पूरी तरह से तैयार नहीं होंगे, वो ट्रेनिंग के प्रोसेस में ही तैयार होने की प्रक्रिया में ही होंगे हर वक्त जो लोग होंगे, और जो तैयार हो जाएंगे वो सेना की सेवा नहीं कर रहे होंगे, वो भाजपा कार्यालय की सेवा दे रहे होंगे या अंबानी, अडानी और महिंद्रा की सेवा दे रहे होंगे। तो आप इस नज़रिए से देखिए कि ये स्कीम सही है कि गलत है। नेशनल सिक्योरिटी पे सबसे ज़्यादा कंसर्न दिखाने वाली, सबसे ज़्यादा चिंतन करने वाली, चिंता दिखाने वाली पार्टी स्कीम ऐसी लेके आती है जिससे नेशनल सिक्योरिटी ख़तरे में आ जाती है। सारे डिफेंस एक्सपर्ट चिंतित हैं, लोग चिंतित हैं, युवाओं का भविष्य चिंता में है, लेकिन एक व्यक्ति जो चिंता में नहीं है वो संसद में बैठा है। इंस्टीट्यूशन क्लब से मैं धारण, अनुपम को सुन रहे थे आप। कैमरा पर्सन आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।